सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। इस सब्जेक्ट की है 9th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का क्या सिद्धांत है। अब देखो ये क्वेश्चन मेरठ यूनिवर्सिटी में भी, जो सीसीएसयू यूनिवर्सिटी है मेरठ, और सहारनपुर यूनिवर्सिटी एमएसयू है, उसमें भी आया हुआ है। 2 बार आया हुआ है ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन। इसके अलावा बीएड जो सेकंड ईयर है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो ये फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, सेकंड ईयर में भी पूछा जाता है, और 2 बार तो फर्स्ट ईयर में पूछा भी जा चुका है। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सोचा मैंने आपको पढ़ा दूं। अब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का क्या सिद्धांत था, उन्होंने क्या क्या बातें बताई में है, सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजेज थियरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक क्या होता है? बौद्धिक होता है। मैंने आपको बताया था विकास के जब आयाम पढ़ाए थे, तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है बौद्धिक। इसका मतलब क्या हुआ? जीन पियाजे का बौद्धिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने एक ऐसा सिद्धांत दिया है जिसमें जीन पियाजे ने बताया कि बच्चों की बुद्धि का विकास कैसे होता है, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, मतलब बच्चे अपनी बुद्धि में नई नई बातें, नए नए तथ्य कैसे सीखते हैं। जीन पियाजे ने इसके बारे में एक सिद्धांत दिया है जिसे हम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। अब इस सिद्धांत को तो आप समझ पाइए एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा जीन पियाजे ने। हम पहले से ही क्या बात मानते हैं कि बड़े बच्चों को ऑर्डर देते रहते हैं कि आप इस काम को ऐसे मत करो या ऐसे करो वैसे करो, और हम ये सोचते हैं कि बच्चे उस काम को मान लेंगे या बच्चे हमारे ऑर्डर को मान लेंगे और उस काम को जैसे हम कर रहे हैं बच्चे वैसे ही करेंगे। हम ये जनरली सोचते हैं कि हम बच्चों को शाब्दिक शिक्षण दे देंगे, बोलकर बता देंगे, और बच्चे उस चीज को सीख लेंगे और उस काम को करना सीख जाएंगे। पियाजे ने कहा था ऐसा नहीं होता। पियाजे ने क्या कहा? बच्चे खुद अपने वातावरण पर क्रिया करते हैं, अपने वातावरण के आसपास जो वस्तुएं होती हैं उनके साथ अंतर क्रिया करते हैं, उन पर क्रिया करते हैं, जिससे में अपने अनुभव बनाते हैं, जिससे में चीजों को सीखते हैं। जैसे कोई बच्चा इस तरह से कैंडल के पास बैठा हुआ है और इसकी मम्मी कह रही है कि बेटा कैंडल के हाथ मत लगा, जल जाएगा, तो उसकी मम्मी अगर ये सोचे कि मैंने इस बच्चे से कह दिया है और इस बच्चे ने मेरी बात सीख ली होगी, वो गलत है, क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं सीखते। ये बच्चा क्या करेगा? इस कैंडल के हाथ लगाएगा जरूर। जब इसकी उंगली जल जाएगी उसके बाद ये बच्चा इस कैंडल के पास में भी नहीं आएगा। तो इस बच्चे ने क्या किया? पहले अपने वातावरण के आसपास की वस्तुओं के साथ क्रिया करने के बाद इसने अपने खुद के अनुभव प्राप्त किया, और उन अनुभव से इस बच्चे ने कोई ज्ञान प्राप्त किया। इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है? बच्चे कोई भी काम होता है, कुछ भी चीज होती है, उसके आसपास कोई भी वस्तु होती है, उसके साथ क्रिया करते हैं, उस काम को करके देखते हैं, तभी में उस काम को करना सीखते हैं। न कि बड़े उन्हें बताते रहते हैं कि आप ये काम करो वो काम करो, उससे में नहीं सीखते। इसका लाभ क्या हो सकता है? अगर कोई बच्चा कुछ कर रहा है, हम उसे टोके कि ये मत कर वो मत कर, या फिर इस काम को ऐसे कर उस काम को वैसे कर, हम ऐसे कहते रहते हैं बच्चों को, और बच्चे में काम उसे काम को वैसे नहीं करते, तब हम क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। तो वो होता है ना, मम्मी पापा ऐसे कहते रहते हैं। पियाजे ने उसी बारे में बताया था कि ये बच्चों की आदत होती है, वे आपका बड़ों का कहना इतनी आसानी से नहीं मानते, क्योंकि वे हर काम को खुद कर कर देखने की कोशिश करते हैं, खुद करते हैं, अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद ही में उस चीज के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं। बड़े जो कह रहे हैं उसको नहीं मानते बच्चे खुद करके देखते हैं, तब ज्ञान का निर्माण करते हैं बच्चे। अगर आप किसी बच्चे से कहते हैं कि आप कोई भी काम इस तरह से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, तो हो सकता है वह बच्चा उस तरह से करे, लेकिन वह बच्चा दूसरे तरीके से भी जरूर करके देखेगा, खुद अपना एक्सपीरियंस लेगा कि क्या वाकई में इस तरीके से जल्दी हो रहा है। बच्चा खुद करके देखेगा, एक्सपीरियंस लेगा, उसके बाद वह उस काम को फाइनल कर देगा कि हाँ यह काम इस तरीके से हो जाता है। उसने बड़ों की बात नहीं मानी, उसने खुद अनुभव किया, खुद एक्सपीरियंस करके देखा। यही बात जीन पियाजे कहते हैं। बच्चे खुद काम करते हैं, आसपास की चीजों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, काम खुद करके देखते हैं, अपना खुद के एक्सपीरियंस बनाते हैं। उन एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, न कि जो बड़े कह रहे हैं उसको नहीं प्राप्त करते हैं। ये जीन पियाजे ने कहा है। अच्छी बात बोली है इन्होंने बच्चों के विकास के बारे में। जीन पियाजे ने अपने बच्चों का अवलोकन करके मानव विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया है
जिसे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने वातावरण के साथ क्रिया करके सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, जिससे उसका विकास होता है। उनके अनुसार बालक अपने वातावरण के साथ क्रिया करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपने खुद के अनुभव बनाते हैं, जिससे उनका विकास होता है। बालक का वातावरण जितना समृद्ध होगा, बालक का विकास उतना ही अच्छा होगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। बालक क्या करता है, अपने आसपास की वस्तुओं के साथ क्रिया करके देखता है, उन पर क्रिया करता है, अंत क्रिया करता है, उन्हें चला कर देखता है, छेड़ कर देखता है, उन्हें उंगली से हाथ से कि होती क्या है। मतलब बालक अपने आसपास की वस्तुओं के साथ अंत क्रिया करता है। इससे वह अपने अनुभव खुद बनाता है और उन अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरों की बात बालक नहीं मानता। बालक का वातावरण जितना समृद्ध होगा, बालक का विकास भी उतना ही अच्छा होगा। मतलब बालक के आसपास जितनी ज्यादा वस्तुएं होंगी, बालक उन वस्तुओं के साथ उतनी ज्यादा अंतःक्रिया करेगा, बालक उतनी चीजें सीखेगा, उतना ही ज्ञान सीखेगा, बालक का विकास उतना ही अच्छा होगा। वातावरण समृद्ध होने का मतलब होता है बालक के आसपास अधिक वस्तुओं का होना। तो बालक के आसपास जितनी अधिक वस्तुएं होंगी, जितना वातावरण उसका समृद्ध होगा, बालक का विकास उतना ही अच्छा होगा। ये पियाजे का एक फेमस स्टेटमेंट है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं। जैसे वैज्ञानिक होते हैं ना, काम को खुद करके देखते हैं और नए सिद्धांत बनाते हैं, बच्चे भी इसी प्रकार नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, न कि वे दूसरे सिद्धांतों को मानते हैं। खुद करके देखते हैं, खुद बनाते हैं वे अपने सिद्धांत, खुद अनुभव करते हैं वे। पियाजे के अनुसार बालक का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, वैसे वैसे ही उसके वातावरण के साथ की जाने वाली अंतःक्रियाओं की संख्या बढ़ती है और वैसे वैसे उसका विकास होता रहता है। पियाजे ने आयु के अनुसार बालक के इस विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो अब देखो पियाजे ने क्या कहा है, बालक अपने वातावरण की वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया करता है, जिससे चीजें सीखता है, ज्ञान सीखता है और उससे उसका विकास होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, वैसे वैसे उसकी वातावरण के साथ की जाने वाली अंतःक्रियाएं भी बढ़ती हैं, वैसे वैसे बालक का विकास भी बढ़ता है। तब बालक के इस विकास को पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बांटा है। छोटा बालक होता है तो छोटी अंतःक्रिया करता है, थोड़ी थोड़ी सी अंतःक्रिया करता है, हल्का हल्का सा उसका विकास होता है। बड़ा बालक हो जाता है तो ज्यादा बड़ी बड़ी अंतःक्रियाएं करता है, तो वह उस लेवल का ही उसका विकास होता है। इस प्रकार पियाजे ने जो बालक के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि 0 से 2 साल तक रहती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक रहती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल तक रहती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल तक रहती है। एक बार और देख लेते हैं पियाजे ने क्या कहा है। पियाजे ने यह कहा है कि कोई भी बालक अपने वातावरण की वस्तुएं, जो उसके आसपास वस्तुएं हैं, उनके साथ क्रिया करता है, अंतःक्रिया करता है, जिससे वह अपने अनुभव बनाता है और उससे वह नया ज्ञान सीखता है, उससे बालक का विकास होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, वैसे वैसे उसकी इन अंतःक्रियाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है और उसका विकास होता जाता है। तो अंतःक्रियाओं की संख्या को बढ़ने को या बालक के विकास को पियाजे ने अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है। इस अवस्था में बालक का विकास अलग तरह से होगा, इस अवस्था में अलग तरह से होगा, इस अवस्था में अलग तरह से होगा, इसमें अलग तरह से होगा, क्योंकि बालक की अलग अलग अवस्थाओं में अंतःक्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। अब इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, किन किन अवस्थाओं में बालक का विकास किस प्रकार का होता है। सबसे पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था। यह शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था होती है ये। बालक बस माता की गोद में ही रहता है, चलना फिरना ही सीखता है, ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलता, माता के संरक्षण में ही रहता है। 0 से 2 वर्ष तक रहता है बालक इस अवस्था में। यह विकास की प्रथम अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्षों तक बनी रहती है। इस अवस्था में बालक इंद्रियों के द्वारा सोचता है, उसकी क्रियाएं उसकी बुद्धि के द्वारा स्पष्ट होती हैं, वह मूल प्रवृत्तियों के आसपास ही रहता है। बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। बच्चे वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे पकड़ते हैं तथा उससे खेलते हैं। ये कुछ विशेषताएं होती हैं इस अवस्था की। क्या क्या होती है, देखो बालक अपनी माता के पास है, इस तरह का बालक है, बालक इस तरह से है, लेटा हुआ है, बस घुटनों के बल चल रहा है, तो बालक ज्यादा चलना फिरना सीखता है। इस प्रकार का बालक है इस अवस्था में। तो वह क्या कर सकता है, सबसे पहले तो इंद्रियों के द्वारा सोचता है। वह उसकी इंद्रियां जो होती है, हाथ कान आंख, उनके द्वारा वह सोचता है, क्योंकि जो भी काम करना होता है उनके द्वारा ही करता है। उसकी बुद्धि उसकी क्रियाओं के द्वारा प्रकट हो जाती है। अगर बालक किसी पेंसिल के बारे में सोच रहा होता है तो उस पेंसिल को पकड़ने की कोशिश करता है, तो बालक की बुद्धि में क्या चल रहा है तो उसकी क्रियाओं के द्वारा हम देख सकते हैं। बालक का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियां कैसी, मतलब सोना, खाना, पीना, नींद लेना। तो ये जो बच्चे की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इन पर ही बालक का व्यवहार आधारित होता है। बच्चे को सोना हो तो रोने लगता है,
पानी पीना हो तो रोने लगता है, नींद आ रही हो तो रोने लगता है, भूख लगी हो तो रोने लगता है। बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है। किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान लेने के लिए बालक उस वस्तु को पकड़ते हैं, उससे खेलते हैं। ये इस अवस्था की विशेषताएं होती हैं। ज्यादा काम बालक इस अवस्था में नहीं करता। एक तो इंद्रियों के बारे में क्रिया करता रहता है और एक मूल प्रवृत्ति, तो ये 2 शब्द जरूर आने चाहिए। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर लेते हैं। देखो, इस अवस्था में बालक घर से बाहर निकल गया, 2 वर्ष का बालक चलने लगता है, तो वह घर से बाहर निकल गया है, लेकिन स्कूल में नहीं गया है, बाहर मोहल्ले में आस पड़ोस में है। वह आस पड़ोस के बालकों के साथ खेल रहा है। इस टाइम पर बालक अपने घर से बाहर निकला है, तो वह नई नई चीजों को देखता है। तो उनके बारे में एक तो बालक क्या करता है, प्रश्न करता है कि ये क्या है। दूसरी चीज बालक क्या करता है, इस अवस्था में खेलता है, क्योंकि बाहर के दूसरे बालक मिले में, घर से बाहर बालक निकल गया, तो बालक अधिकतर खेलता ही रहता है इस अवस्था में। यही 2-3 कुछ उसकी विशेषताएं होती हैं बालक की। अधिक प्रश्न करता है, खोज करने की कोशिश करता है कि ये वस्तु क्या है, ये क्या है, ये क्या है। दूसरा, वह ज्यादातर खेलने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक यही करता है। पियाजे के अनुसार यह विकास की दूसरी अवस्था है, जो कि 2 से 7 साल तक बनी रहती है। इस अवस्था में बालक दूसरों का दृष्टिकोण समझने लगता है। इस अवस्था में बालक की सोच विचारों में केंद्रीयकरण होने लगता है। बालक वस्तु तथा शब्दों में संबंध देखने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि ये वस्तु क्या है, इसका क्या नाम है। तो वस्तुओं और उनके जो शब्द होते हैं उनमें संबंध देखने लगते हैं कि इसे मेज बोलते हैं, इसे पेंसिल बोलते हैं। उन शब्दों को वस्तुओं से जोड़ने लगते हैं बालक। यह खेल की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अनुकरण तथा खेल के द्वारा सीखते हैं। पियाजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था कहा, क्योंकि बालक इसमें अधिक प्रश्न पूछते हैं, हर चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। इस अवस्था की 2 ही 3 विशेषताएं होती हैं। पहला तो बालक खोज करता है, प्रश्न पूछता है कि ये क्या क्या है, शब्दों को उससे जोड़ देता है, हमारे जो शब्द होते हैं उस वस्तु से जोड़ देता है, जो वस्तु होती है उससे। तो एक विशेषता ये रही, एक ये रही। तीसरी ये होती है इसकी खेल खेलता है यहाँ पर ये। तो इस अवस्था की ये 3 विशेषता होती हैं। इस अवस्था की क्या क्या विशेषता होती हैं? पहली वाले की, संवेदी प्रेरक की, कि बालक इंद्रियों के द्वारा ही सोचता है, इंद्रियों के द्वारा उसका व्यवहार प्रकट हो जाता है, उसकी जो क्रियाएं होती हैं उसके द्वारा उसकी बुद्धि प्रकट हो जाती हैं। मूल प्रवृत्तियां, बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उन पर ही वह आधारित होता है। तो ये इनमें अंतर है इतना सा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो मूर्त वस्तुएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं उन वस्तुओं के बारे में सोच विचार करने शुरू कर देता है। जो वस्तुएं बालक को दिखती हैं उन वस्तुओं के बारे में सोच विचार करना, तर्क वितर्क करना मूर्त चिंतन कहलाता है। तो बालक जो होता है वो मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है इस अवस्था में। ऐसी वस्तुएं जो बालक को दिखाई दे रही हैं उनके बारे में बालक सोच विचार करना शुरू कर देता है कि ये मेज है तो ये क्या है, कैसे बनी है, कैसे खड़ी है, इस पर मैं बैठूंगा तो टूटेगी नहीं। तो ऐसी चीजें बालक सोचना शुरू कर देता है। पियाजे के अनुसार यह विकास की तीसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक 7 से 11 वर्ष की आयु में रहता है। इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारिक मतलब आसपास की जो वस्तुएं होती हैं, व्यवहारिक वस्तुएं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उन्हें। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के बारे में मूर्त व तार्किक चिंतन करना शुरू कर देते हैं, जैसे वस्तुओं की लंबाई, भार कितनी है, कैसी है, क्या है। वे मूर्त वस्तुओं से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं। इस अवस्था में बालक वस्तुओं का क्रम निर्धारण करने लगते हैं, छोटे से बड़े में, हल्के से भारी में। इस अवस्था में बालक वस्तुओं में तुलना भी करने लगते हैं, संबंध देखने लगते हैं, अंतर करने लगते हैं। इस अवस्था में बालक उन वस्तुओं के साथ ही क्रियाएं करता है जो उसे दिखाई देती हैं। जो वस्तुएं बालक को दिखाई देती हैं उन वस्तुओं के बारे में बालक चिंतन मनन करता है, उनके लंबाई व भार के बारे में सोचना शुरू कर देता है, उनसे संबंधित समस्याएं समाधान करना शुरू कर देता है, उनका क्रम निर्धारण करने लगता है कि छोटे से बड़े में लगाने शुरू कर देता है। ये छोटी बॉल, ये उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी, इस तरह से क्रम निर्धारण करने लगता है बालक। इसके अलावा 2 वस्तुओं में तुलना भी करने लगते हैं, छोटी है, ये बड़ी है, इसका भार ज्यादा है, इसका भार कम है। इस तरह से सिर्फ ऐसे काम करेंगे बालक यहाँ पर जो उन्हें दिखाई देती हैं। अब लास्ट आ जाती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक अमूर्त काम करने लगता है। अमूर्त क्या होता है? जो चीज हमें दिखाई नहीं देती उसके बारे में सोच विचार करते हैं हम, वो अमूर्त होता है। जैसे किसी के विचारों के बारे में सोचना, जैसे महात्मा गांधी जी के विचार कैसे थे, तो उनके विचार हमें दिखाई तो नहीं दे रहे, तो वो हम क्या कर रहे हैं? अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। भगवान के बारे में सोच रहे हैं। अब भगवान है कहाँ पर? तो वो अमूर्त चिंतन है। हमारे जो नियम कानून है, नियम कैसे हैं, नियम हमें दिखाई थोड़ी दे रहे हैं। तो इस अवस्था में बालक ऐसी चीजों के बारे में चिंतन करता है जो उसे दिखाई नहीं देती। इस अवस्था में बालक ऐसी चीजों के बारे में चिंतन करता है जो उसे दिखाई देती है।
पियाजे के अनुसार यह विकास की चौथी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक 11 से 15 वर्ष की आयु तक रहता है। इस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। यह कौन सी अवस्था है? यह किशोरावस्था है। किशोरावस्था बोलते हैं इसे हम, किशोरावस्था। अब देखो, किशोरावस्था में बालक का मस्तिष्क और शरीर परिपक्व होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। ये बालक अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, इनके चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त व काल्पनिक चीजों के बारे में सोच विचार करने लगते हैं, समस्या समाधान करने लगते हैं, निर्णय लेने लगते हैं, क्योंकि किसी भी विषय पर निर्णय लेना एक अमूर्त बात होती है। बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन यही होता है, अमूर्त चिंतन। जो बच्चा जितना औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन करता है उतना ही उसका विकास अच्छा होता है। तो ये पियाजे की 4 अवस्थाएं थी ये विकास की। सबसे पहले नहीं, दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले तो संवेदी प्रेरक अवस्था। इसमें तो बच्चा बस इस तरह लेटा रहता है, ज्यादा चलता फिरता नहीं है। उसकी जो इंद्रियां होती है, हाथ, नाक, आंख, कान, उनके बारे में सोचता है, उनसे ही अपनी क्रियाएं स्पष्ट करता है। जो उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, सोना, नींद लेना, इसके अलावा आराम करना, भूख लगी तो खाना खाना, पानी पीना, उन क्रिया, उन मूल प्रवृत्तियों के आसपास इस बच्चे का व्यवहार रहता है। ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को पकड़ता है और पकड़कर देखता है कि ये क्या है, क्यों है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक इस प्रकार होता है, चलने फिरने लगता है, घर से बाहर चला जाता है, नई वस्तुओं को देखता है और देखकर पता लगाने सबसे सवाल पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है। तो इसे खोज की अवस्था कहा जाता है। इस वजह से खोज की अवस्था कहा जाता है। दूसरा क्या करता है? ये खेलता है, सबके साथ खेलता है। तीसरा क्या करता है? शब्दों को जोड़ देता है वस्तुओं से, क्योंकि सबसे पूछता है ना कि ये क्या है, ये क्या है, तो उन शब्दों को उन वस्तुओं से जोड़ देता है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक उन चीजों के बारे में सोचता है जो उसे दिखाई दे रही हैं। इस अवस्था में बालक उन चीजों के बारे में सोचता है जो उसे दिखाई नहीं दे रही। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, आसान है। अब और बात करते हैं। अब पियाजे ने क्या कहा है? बालक के विकास में ये 4 चीजें सहायक होती हैं। काफी बताई हैं वैसे पियाजे ने तो, लेकिन हम 4 ही ले रहे हैं यहाँ पर, बाकी आप सीटेट यूपीटेट में पढ़ लेना। पियाजे ने कहा है कि बालक के विकास में ये 4 चीजें सहायक होती हैं। सबसे पहली तो होती है अनुकूलन। अनुकूलन 2 प्रकार से होता है, आत्मसातीकरण, समायोजन, स्कीमा। मतलब ये 4 चीजें हो जाती हैं, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, स्कीमा। ये 4 चीजें बालक के विकास में सहायक होती हैं, सहायता करती हैं। सबसे पहले तो होती है अनुकूलन, एडेप्टेशन। अनुकूलन होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। बालक अलग अलग जगह पर जाता है, वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जिससे बालक का विकास होता है। तो अनुकूलन बालक के विकास में सहायता करता है। बालक का खुद के व्यवहार में परिवर्तन लाना अनुकूलन कहलाता है। पियाजे के अनुसार बालक अनुकूलन से सीखते हैं। बालक वातावरण के अनुसार खुद को ढालते हैं, यही प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। बच्चे नई नई चीजें सीखते रहते हैं, जिससे वे अपने व्यवहार और कार्य करने के तरीके में परिवर्तन लाते रहते हैं, इसे ही अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, आत्मसातीकरण, समायोजन। सबसे पहला आत्मसातीकरण क्या होता है? बालक नई नई चीजें सीखता रहता है, नया नया ज्ञान ग्रहण करता रहता है। तब बालक जब ज्ञान को जोड़ता रहता है, उस जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे पहले बालक ने सीख लिया था कि शेर के 4 पैर होते हैं। अब बालक ने सीखा कि बंदर के भी 4 पैर होते हैं। तब बालक इन दोनों ज्ञान को आपस में जोड़ लेगा कि शेर के भी 4 पैर होते हैं, बंदर के भी 4 पैर होते हैं। तो बालक का पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाती है, एसिमिलेशन। पुराने ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बालक नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान में जोड़ नहीं पाता। जैसे बालक ने पढ़ लिया था कि सिर्फ शेर के ही 4 पैर होते हैं। अब बालक ने पढ़ा है बंदर के 4 पैर होते हैं, तो पहले ज्ञान में ये नया ज्ञान जोड़ नहीं पाएगा बालक। तो बालक को क्या करना होगा? अपने पहले ज्ञान में परिवर्तन करना होगा, ये सिर्फ हटाना पड़ेगा, तब बालक इस ज्ञान को जोड़ देगा। तो पहले ज्ञान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम समायोजन बोलते हैं। नवीन ज्ञान की स्थापना हेतु पुराने ज्ञान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही समायोजन कहलाती है। अब देखो, अनुकूलन तो क्या होता है? बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, नई चीजें सीखता है, अपने व्यवहार में अपनी क्रियाओं में परिवर्तन लाता है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन बालक 2 प्रकार से करता है। पहला तो होता है आत्मसातीकरण। बालक के पास जो पुराना ज्ञान है और आज उसने जो नया ज्ञान सीखा है, उन दोनों को जब बालक जोड़ता है, उसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं। समायोजन क्या होता है? बालक ने जो पहले ज्ञान सीखा हुआ है और जो ज्ञान आज उसने सीखा है, उन दोनों को जोड़ने के लिए जब बालक अपने पहले ज्ञान में कुछ परिवर्तन करता है, उसे हम समायोजन बोलते हैं। आसान से पॉइंट है।
नेक्स्ट हो जाता है हमारा मनोबत, जिसे हम स्कीमा भी बोलते हैं। स्कीमा क्या होता है? देखो, बालक काफ़ी सारी चीज़ें देखता रहता है। जो भी चीज़ बालक देखता है उसकी एक मस्तिष्क में छवि बना लेता है। जैसे बालक ने देखा पेपर, तो बालक ने एक छवि बना ली कि पेपर इस प्रकार का होता है, तो मस्तिष्क में एक छवि बना ली इसने, लड़की ने अपनी। इस लड़की ने ब्रूस देखा, तो लड़की ने ब्रूस की एक मस्तिष्क में छवि बना ली। तो जब भी इस लड़की की मम्मी कहेगी ब्रूस लेकर आओ, तो लड़की वो जो मस्तिष्क में छवि बनाई हुई है ना लड़की ने, उस जैसी वस्तु ढूंढेगी और ब्रूस को लेकर चली जाएगी। में जो मानसिक छवि हम बनाते हैं ना, उन्हें हम स्कीमा बोलते हैं। जैसे कोई भी बालक टीवी देखता है तो टीवी की छवि बना लेता है, गिलास की, डंबल वगैरह की, जो हमारा सोफा होता है, बोतल की, कार की, फुटबॉल की, गेम की। तो जो जो चीज़ें बालक देखता रहता है उनकी मस्तिष्क में छवियां बनाता रहता है कि गेम ऐसा होता है, फुटबॉल ऐसी होती है, कार ऐसी होती है। तो वो जो मानसिक छवियां हम बनाते हैं ना अपने दिमाग में किसी भी वस्तु की, उस मानसिक छवि को हम स्कीमा बोलते हैं या फिर मनोबद बोलते हैं। बच्चे अपने मस्तिष्क में चीज़ों की जो छवियां बना रहे हैं उस छवि को हम स्कीमा बोलते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक या मानसिक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। जो हमारी मानसिक संरचनाएं होती हैं उन्हें स्कीमा कहते हैं पियाजे। हमारे द्वारा वस्तुओं को देखकर उनके मस्तिष्क में जो छवियां बनाई जाती हैं उन्हें ही हम स्कीमा कहते हैं। ये हमारा पियाजे का सिद्धांत था, आसान सा सिद्धांत था। पहली बात तो पियाजे ने क्या कही है कि बच्चे खुद करके सीखेंगे, खुद करके सीखेंगे, खुद क्रियाएं करेंगे। आसपास जो उनके वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से बच्चे क्रियाएं करेंगे और खुद क्रिया करके सीखेंगे। जो बड़े उन्हें बात बता रहे हैं उनसे में सीधा सीधा नहीं सीखते। अगर किसी बड़े ने बताया है कि साइकिल ऐसे चलेगी तो बच्चा उसे खुद चला के देखेगा, तब वह सीखेगा, बड़े के बताने से नहीं सीखेगा। दूसरा क्या होता है, बच्चे आस पड़ोस की चीज़ों के साथ अंतर क्रिया करते हैं। 4 अवस्थाएं बताई हैं पियाजे ने कि 4 अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग अवस्थाओं में बच्चे अलग अलग अंतर क्रिया करते हैं, चीज़ों के साथ अलग अलग उनका विकास होता है। तीसरा, 4 चीज़ें बताई हैं पियाजे ने, 4 तथ्य कह सकते हैं हम कि ये बालक के विकास में हेल्प करते हैं, समायोजन, आत्मसातीकरण, स्कीमा वगैरह। तो ये पियाजे का सिद्धांत था, इंपॉर्टेंट है। सीटेट यूपीटेट में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएड में भी आता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों साल के कोर्स में है ये आपका जो टॉपिक है पियाजे वाला। आई होप इस वीडियो को अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।